हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अभी तक कवर किया था रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में। अब देखिए, आपको यहाँ पे इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टॉपिक कैसे बदल रहे हैं, क्योंकि देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं, जैसे कि टाइम एंड डेट से रिलेटेड, परफॉर्म रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से रिलेटेड। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में थे। अभी भी हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मीन्स, अप्रोप्रिएशन का पहले हम मतलब जानते हैं। एडजस्टमेंट, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन का मतलब है एडजस्टमेंट करना, पेमेंट को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट और एडजस्टमेंट अगेंस्ट द डेट। किसी भी डेट के अगेंस्ट जो भी पेमेंट होगा उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, उससे एडजस्ट कैसे किया जाएगा, इसमें इसी टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। दिस रूल इज रिगार्डिंग क्रेडिटर एंड डेटर। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इस टॉपिक में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सारे जो टॉपिक घूमेंगे इर्द गिर्द किसके? क्रेडिटर के और डेटर के। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि कौन क्रेडिटर होता है, कौन डेटर होता है, क्योंकि बच्चों को ये क्लियर हो ही नहीं पाता कि क्रेडिटर कौन होता है और डेटर कौन होता है, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाता है। तो आने वाले में जितने भी सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्रेडिटर डेटर तो रहेगा ही। इस टॉपिक में तो क्रेडिटर डेटर के ऊपर ही टॉपिक है ये। तो क्रेडिटर और डेटर का टॉपिक यहीं से हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि क्रेडिटर वो होता है जो पैसे को देता है, और डेटर वो होता है जो पैसे को लेता है। ये जो डेटर है इसे डेटर बोला जाता है। डे बी जो है ये साइलेंट होता है यहाँ पे, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए। तो ये जो है ये भाई डेटर है, इसके पास पैसे नहीं है। इस इमेज को अगर आप याद रख लेंगे ना, क्रेडिटर और डेटर के, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो डेटर है ये भाई गरीब है, या इसको इस समय पैसे की जरूरत है, कोई इंपॉर्टेंस है मनी की, इसलिए ये पैसा मांग रहा है, ये उधार मांग रहा है। जो ये डेटर है ना, इसको वो जो उधार लेता है उसे ही डेटर कहते हैं। तो ये पैसा मांग रहा है कि भाई मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे कुछ दे दो पैसे। तो ये डेटर है। और क्रेडिटर कौन होता है? जो अमीर व्यक्ति है भाई, उसके पास पैसे हैं, तो वो पैसे को दे रहा है। जो पैसे को देता है दैट पर्सन इज क्रेडिटर, जो पैसे को लेता है दैट पर्सन इज डेटर। लेकिन ये जो क्रेडिटर और डेटर वाला कॉन्सेप्ट है, अगर हम हिंदी में आए तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसके वर्डिंग्स ऐसे हैं। तो हिंदी में जो क्रेडिटर होता है ना, उसे लेनदार कहते हैं, लेनदार। लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि ये तो क्रेडिटर पैसा दे रहा है इसे। तो यहाँ पे ऐसा समझिए कि इसे पैसा वापस लेना है, इसलिए इसे लेनदार कह रहे हैं क्रेडिटर को। और इस डेटर को कहते हैं देनदार, क्योंकि इसे पैसे देने हैं, इसे पैसे देने हैं, इसलिए ये देनदार है। तो हिंदी में आने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्रेडिटर और डेटर में, लेकिन इंग्लिश में इस बात को क्लियर रखिएगा कि डेटर इज जो पैसा ले रहा है, और डेट क्रेडिटर जो कि पैसा दे रहा है। तो हम लोग अब इस अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के सेक्शंस को पढ़ने से पहले एक टॉपिक है जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है, जहां से ये जो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है उसका उत्पत्ति हुई है भाई। तो क्लेटन्स रूल जो है, ये इससे इस अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का डिफाइन किया गया था कि किस तरीके से किसी भी पेमेंट को एडजस्ट किया जाएगा। क्लेटन ने डिफाइन किया था, क्लेटन ने ही डिफाइन किया था कि कैसे इसे एडजस्ट किया जाएगा किसी भी पेमेंट को। और ये जो केस है वो इंग्लैंड का केस है। इसी केस में इस बात को बताया गया था, अप्लाई किया गया था इंग्लैंड में पहली बार। इसी केस में इस रूल को पहली बार अप्लाई किया गया था। इट वॉज हेल्ड दैट
the debtor can request the creditor to appropriate the amount to any of the debt in case he owes to the creditor several and distinct debt. If the creditor agrees to it, then he is bound by it. मीन्स कि अगर ये जो डेटर है इसने क्रेडिटर से बहुत सारे लोन लेके रखे हैं, बहुत सारे लोन लेके रखे हैं, तो ये जो डेटर है उस क्रेडिटर से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप, जब मैं पैसा वापस दे रहा हूं आपको, जब मैं पैसा आपको वापस दूंगा, क्योंकि इसने लोन लेके रखा है डेटर ने क्रेडिटर से, तो एक समय तो ऐसा आएगा जब इसे लोन वापस देना पड़ेगा इस क्रेडिटर को। तो जब ये लोन का पैसा वापस देगा तो ये बता सकता है कि मैं इस वाले लोन का पैसा दे रहा हूं। जैसे अब इसको हम लोग काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। ये जो केस है ना, डेवेंस वर्सेस नोबेल का, ये लैंडमार्क केस है अब रिलेटेड टू सेक्शन 59, क्योंकि ये जो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट टॉपिक से पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, बन रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है कि जो केस है ना डेवेंस वर्सेस नोबेल का, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये भाई टॉपिक से रिलेटेड है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से, जो कि 51 से लेकर के 61 कहीं भी सेटल डाउन हो सकता है ये केस। अब आते हैं ये कह क्या रहा है, इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये था भाई डेटर, ये है क्रेडिटर। अब इन डेटर और क्रेडिटर के बीच में ये जो डेटर आता है, ये कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, काफी लंबे समय से परेशान हूँ, आप मेरी प्लीज हेल्प कर दीजिए कुछ। तो ये क्रेडिटर कहता है ठीक है भाई, हम तुम्हें 5000 रुपीज दे देते हैं। एक बार हो गया, दूसरी बार फिर जाता है ये डेटर और ये कहता है प्लीज हमें अब की बार आप प्लीज 3000 रुपीज दे दीजिए, हमें बहुत जरूरत है, वो 5000 रुपीज तो ऐसे ही खत्म हो गए। तो ये क्रेडिटर जो था, ये भाई अच्छा नेक आदमी था, कहता है ठीक है भाई तुम ये 3000 भी लेते जाओ। नेक्स्ट टाइम ये फिर आता है, थर्ड ये फिर आता है और ये कहता है अब की बार प्लीज हमें 10,000 दे दीजिए, अब मैं नहीं आऊंगा आपके पास पैसा लेने के लिए। अब ये फिर क्रेडिटर इसे पैसे दे देता है 10,000। अब इसने ये जो 3 तरह के पेमेंट कर रखे हैं, पेमेंट ले रखा है क्रेडिटर से, 5000 का, 3000 का और 10,000 का, टोटल कितना हो गया 13, 14, 15, 16, 17,000, 18,000 का इसने ये जो लोन ले रखा है। एक तरह से ये लोन ही हुआ। क्रेडिटर और डेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो लोन से रिलेटेड होता है। तो जहां पे भी लोन से रिलेटेड बात आ रही है वहां पे क्रेडिटर और डेटर का कॉन्सेप्ट अराइज हो जाता है। तो इसने कई सारे 5000 का पहली बार लोन लिया, फिर 3000 का लोन लिया, फिर 10,000 का लोन लिया, टोटल कितने हो गए इनके, टोटल 18,000 हो गए इनके। अब ये जो 18,000 रुपीज है इनके, अब इन्हें वापस भी देना होगा इस क्रेडिटर को। जब ये डेटर ये जो 18,000 का लोन है वो एक ही बार में वापस नहीं देता है, वो क्या कहता है कि पहले वो 2,000 का देता है, 2,000 रुपए दे देता है वापस, कि अभी 2,000 रुपए रखिए, बाद में हम मैं धीरे धीरे करते हुए जो सारे 18,000 रुपए का मैंने लोन ले रखा है वो मैं धीरे धीरे वापस कर दूंगा। तो पहले जो है वो 2,000 रुपए का लोन देता है, ले वापस करता है। तो जब ये 2,000 रुपए का लोन वापस कर रहा है, तो इस केस में ये सेम सिचुएशन हुआ था इस केस में। तो जैसे ही ये 2,000 रुपए की बात नहीं हुआ था, मतलब इस तरीके का जो फैक्ट है वो इस तरीके का था कि जब ये पैसा वापस दे रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग ये जिसमें कहेगा, डेटर जिसमें कहेगा कि मेरा ये जो 2,000 रुपए है ये 5,000 में सेटल करिए, तो क्रेडिटर जो है इसी के अकॉर्डिंग सेटल डाउन करेगा। अगर ये कहेगा नहीं नहीं ये 5,000 वाले में मत सेटल डाउन करिएगा, ये मेरा 3,000 वाले में सेटल डाउन करिएगा, तो इसमें बचेगा केवल 1,000। तो इस तरीके से मेरा सेटल डाउन करिएगा। तो जिस हिसाब से ये डेटर बोलेगा क्रेडिटर से कि मेरा इसमें सेटल डाउन करिए इस पैसे को, उसी हिसाब से क्रेडिटर को सेटल डाउन करना पड़ेगा इसके पैसे को, इसके लोन को। तो डेवियंस वर्सेस नोबेल के केस में यही हुआ था कि डेटर कैन रिक्वेस्ट द क्रेडिटर, जो डेटर है ना वो रिक्वेस्ट कर सकता है क्रेडिटर को टू अप्रोप्रिएट द अमाउंट टू एनी ऑफ द डेट इन केस ही ओज टू द क्रेडिटर सेवरल एंड डिस्टिंक्ट डेट, क्योंकि इसने कई सारे और अलग अलग डेट्स ले रखे थे क्रेडिटर से, तो ये रिक्वेस्ट कर सकता है
क्रेडिटर को कि भाई मेरा इसमें इस पैसे को सेटल डाउन करिए, एडजस्ट करिए, अप्रोप्रिएट करिए। इफ द क्रेडिटर एग्रीज टू इट देन ही इज बाउंड बाय इट। और क्रेडिटर अगर अग्री कर देता है कि हाँ ठीक है मैं इसमें एडजस्ट कर दूंगा, मेरा तुम्हारा पहले वाले में 5000 में एग्री करता है कि मैं इसमें एडजस्ट कर दूंगा, तो वो बाउंड हो गया उसमें एडजस्ट करने के लिए। बाद में वो पलट नहीं सकता इस बात से, बाद में वो पलट नहीं सकता। तो बस ये जो क्लेटन्स का रूल है ना, इसमें इस केस में पहली बार लेट डाउन किया गया था इंग्लैंड में। उसके बाद से ये जो रूल है वो फेमस हो गया भाई, क्लेटन्स का रूल। और क्लेटन्स का रूल कहाँ से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, जो कि एडजस्टमेंट कराता है लोन्स का, डेट का, मनी का। किसके बीच में? क्रेडिटर और डेटर्स के बीच में। आई होप आपको ये यहाँ तक डेटर, क्रेडिटर और किस तरह से एडजस्टमेंट की बात की जा रही है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन पर। अब हम ये जान लेते हैं जो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है ना, वो सेक्शन 59 से लेकर के 61 तक बात करता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59 टू 61 इसके बारे में ही बात करता है। सेक्शन 59 सेज application of payment where debt to be discharged is indicated। जहां पे पेमेंट का जो डेट का उसका डिस्चार्ज है वो इंडिकेट किया जा रहा है, तो कौन इंडिकेट करेगा यहाँ पे? ये तो हमने अभी आपको ऊपर बताया, ये डेटर ही इंडिकेट करेगा कि मेरा जो पेमेंट है वो इस तरीके से डिस्चार्ज करिए। तो ये डेटर अगर इंडिकेट कर रहा है तो वहां पे कैसे अप्लाई किया जाएगा पेमेंट को, उसका कैसे एडजस्टमेंट होगा पेमेंट का, जहां पे इंडिकेटेड है। तो 59 says where a debtor owing several distinct debt to one person। अब इस डेटर ने कई सारे डिस्टिंग डेट जो है वो ले रखा है, किससे? इस ए से, जो कि कौन है? क्रेडिटर है। एक ही पर्सन से इसने डिस्टिंक्ट डेट ले रखे हैं। मेक्स अ पेमेंट टू हिम। अब वो वापस देता है, ये जो बी है डेटर, वो पेमेंट वापस दे रहा है either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular date। और ये जो वापस दे रहा है इस पैसे को ना, वो इस तरीके से दे रहा है, या तो वो बोल रहा है इम्प्लाइड तरीके से, टोटली अच्छे तरीके से बोल रहा है कि नहीं, मेरा जो ये जो मैं पैसे वापस दे रहा हूँ ना, ये आपको फर्स्ट वाले में सेटल करना है। ये फर्स्ट वाले में भी सेटल करवा सकता है, लास्ट वाले में भी सेटल करवा सकता है। जो हम अभी केस बना रहे हैं इसमें ये फर्स्ट वाले में सेटल कराता है। तो अगर ये भले ही इम्प्लाइड तरीके से बोल रहा है, या ऐसा सरकमस्टांस हो रहा है कि जहां पे ये पता चल जाए कि इसमें ही सेटल डाउन करना है इसे, इस तरीके का अगर कुछ हो रहा है, और ए एक्सेप्ट कर देता है इस बात को कि ठीक है मैं तुम्हारा ये जो पहले वाला तुमने लोन दे रखा था ना, उसी में सेटल डाउन करूंगा, बाकी 3 में सेटल डाउन नहीं करूंगा। ए ने अगर इस बात को बोल दिया तो अब वो उससे बाउंड हो गया कि उसको पहले वाले में ही सेटल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जो वादा कर दिया है वो तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये प्रॉमिस हो गया। अभी तक हम लोगों ने देख रखा है जो भी बोला जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको निभाना पड़ रहा है। अदरवाइज वो क्या माना जाता है? उसे माना जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रॉमिस करके नहीं निभाता है, जो एग्रीमेंट करके, जो कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं निभाता है, उसे क्या माना जाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। खैर, इस सेक्शन 59 में हम लोगों ने क्या देखा कि जिस तरीके से डेटर इंडिकेट करेगा डिस्चार्ज का, और ए अगर उस इंडिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे उसी तरीके से उस डेट का सेटलमेंट या एप्लीकेशन या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को हम यहाँ पे कोई भी नाम से बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट को हम चाहे यहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम से जाने, या फिर इसको सेटल करने के नाम से जाने, किसी भी नाम से यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पे ये समझना है कि किस तरह से किस वाले में इसको डिस्चार्ज करना है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, व्हाटएवर। इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। A owes B, among other dates, 1000 rupees upon a promissory note which falls due on the 1st June।
He owes B no other date of that amount. On the 1st June, A pays to B 1000 rupees. The payment is to be applied to be discharged in the promissory note. अब promissory note हम लोग पढ़ेंगे negotiable instrument में अच्छे से, लेकिन यहाँ पे promissory note का मतलब ये है कि promissory note एक तरह से ये चेक होता है, टाइप ऑफ चेक होता है जिसमें अमाउंट का ट्रांसफर होता है। तो अगर ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है 1000 रुपीज का, किसमें? चेक के फॉर्म में। ए और बी के बीच में केवल 1000 रुपए का ही ट्रांजैक्शन हुआ है, किस फॉर्म में? चेक के फॉर्म में। तो इस इलिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में इस 1000 रुपए के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। तो कोई भी जब वापस डेटर जो है वो लोन देगा उसे, जब डेटर उसे लोन वापस देगा, तो ये ऑब्वियस है यहाँ पे कि वो 1000 रुपए में जो कि 1 जून को दिया गया था उसी में सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट वाला इसका इलिस्ट्रेशन। उसी तरह सेम रिलेटेड है फर्स्ट वाले से ही इसका इलिस्ट्रेशन नंबर बी। नाउ सेक्शन 60 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अब यहाँ पे किस तरह से एप्लीकेशन होगा, किस तरह से एडजस्टमेंट होगा पेमेंट का, जहाँ पे डेट के बारे में किस तरह से डेट को डिस्चार्ज किया जाए वो इंडिकेटेड ही नहीं है, वो बताया ही नहीं गया। किसके द्वारा? डेटर के द्वारा। ऑब्वियसली अगर ये डेटर है, हम लोग सेम सिचुएशन में चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। डेटर है और क्रेडिटर है। डेटर है बी और क्रेडिटर है ए। ए ने डेटर को पैसे दिए, ये कुछ एक बार में पैसे दिया, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 बार इसने पैसे दिए अलग अलग डेट्स पर। एक बार इसने दिया 1000, दूसरी बार दिया 5000, तीसरी बार दिया 10,000। तो टोटल ट्रांजैक्शन 16,000 का ए और बी के बीच में हो गया था। लेकिन अब जब ये जो डेटर है ये पैसे जब वापस कर रहा है, मान लेते हैं ये पैसे वापस कर रहा है 6000 का। अब इसने डेटर ने क्रेडिटर को नहीं बताया कि इसमें आपको किस वाले में सेटल डाउन करना है, इसे किस वाले में इसे एडजस्ट करना है। ये 10,000 में भी एडजस्ट हो सकता है, मे भी हो सकता है ये 1000 और 5000 दोनों में सेटल डाउन हो जाए। तो ये डेटर ने यहाँ पे क्लियर नहीं किया क्रेडिटर को। अब ये सिचुएशन में क्या होगा? वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इनिशिएट एंड देयर आर नो अदर circumstances indicating to which date the payment is to be applied। यहाँ पे कोई भी डेटर ने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया कि किस तरीके से आपको इसका सेटलमेंट करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है। द क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रेशन। अब यहाँ पे जो भी क्रेडिटर है यानी कि ए, वो अपने डिस्क्रेशन पे अप्लाई कर सकता है। वो जिसमें चाहे उसमें उसको सेटल डाउन कर सकता है टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेएबल टू हिम फ्रॉम द डेटर, वेदर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड बाय लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बिंग एज टू बी लिमिट टू द लिमिटेशन ऑफ सूट। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब डेटर ने कुछ भी नहीं बताया कि किस में आपको सेटल डाउन करना है, तो ये क्रेडिटर जो है वो जब चाहे जिसमें चाहे उसमें सेटल डाउन कर सकता है। वो चाहे तो ये 10,000 में सेटल डाउन कर सकता है, इसे एप्लीकेशन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, चाहे तो वो इन दोनों में अप्लाई कर सकता है। तो ये किसके डिस्कशन पे छोड़ दिया गया? इस ए के क्रेडिटर के डिस्कशन पे छोड़ दिया गया, जहां पे डेटर ने कुछ भी क्लियर नहीं किया था, जहां पे उसने कुछ भी क्लियर नहीं किया था। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि ध्यान देने वाली बात है एक्सेप्शन पर। एक्सेप्शन ये कह रहा है कि जो भी वापस किया जाएगा और जो क्रेडिटर है वो अप्लाई कर रहा है, इसको जिसमें भी अप्लाई कर रहा है वो लिमिटेशन पीरियड से बाहर नहीं होना चाहिए। वो जो डेट है वो लिमिटेशन पीरियड से बाहर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जो भी सेटलमेंट होगा वो लॉफुल सेटलमेंट नहीं माना जाएगा। ये इसका एक्सेप्शन है। सेक्शन 60 और 59 आपको क्लियर हो गया होगा। 59 में क्या कह रहा है? जहां पर
क्रेडिटर ने बताया है, डेटर ने बताया है कि आपको इसमें सेटल करना है, डेटर ने जहाँ पे बताया है कि आपको इसमें ही सेटल करना है, और अगर क्रेडिटर अग्री कर देता है तो उसको उसी में सेटल करना पड़ेगा। 59 इजी था, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये सेक्शंस। सेक्शन 60 क्या कह रहा है? डेटर ने अगर नहीं बताया है तो क्रेडिटर अपनी ही डिस्क्रेशन पे किसी में भी सेटल कर सकता है, ये क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक्सेप्शन ये है कि वो जिसमें भी सेटल करेगा वो लिमिटेशन पीरियड से उसका जो डेट है वो बाहर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 61। सेक्शन 61 क्या कहता है? अब 61 जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है 59 और 60 से। यहाँ ये कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, जहाँ पे ये जो डेटर और ये जो क्रेडिटर हैं ये दोनों ही नहीं सेटल किए हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि किसमें किसको सेटल डाउन करना है। और बहुत सारे डेट ले रखा था इसने, 1 2 3 4, ठीक है, इसने बहुत सारे डेट्स ले रखे थे। तो अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किसमें किसको सेटल डाउन करना है, ये दोनों ही नहीं बोले हैं कुछ। इस केस में सेक्शन 61 बताता है वेयर नाइदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, जहां पे कोई भी पार्टी ने किसी भी तरह का कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं बताया है, कैसे एप्लीकेशन होगा उसका, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। तो पेमेंट का जो डिस्चार्ज होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा, मीन्स फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट वाले मेथड से इसका डिस्चार्ज होगा। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट मेथड से, यानी फीफो मेथड से इसका डिस्चार्ज होगा। फीफो मेथड से डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? मीन्स कि जैसे कि अगर ये 1 जून को लिया गया, ये 2 जून को लिया गया, ये 3 जून को लिया गया, ये 4 जून को लिया गया था डेट। जब डेटर ने क्रेडिटर से जो डेट लिया था वो अलग अलग अमाउंट का डेट लिया था, एक फर्स्ट को लिया था, सेकेंड को लिया था, थर्ड को लिया था, फोर्थ को लिया था डेटर ने। अब जब ये वापस कर रहा है तो ये नहीं बताया कि कौन से वाले का वापस कर रहा है ये डेट, और ये क्रेडिटर ने भी इसे स्पेसिफाई नहीं किया। तो इसका जो डेट होगा उसका सेटलमेंट, ये जैसे कि पहले इसने 1 जून वाला लिया था तो पहला सेटलमेंट इस 1 जून वाले में हो जाएगा, फिर 2 जून वाला लिया था तो सेकेंड सेटलमेंट, 3 जून में थर्ड वाला सेटलमेंट, और 4 जून में उसके बाद वाला सेटलमेंट हो जाएगा। तो जिस अकॉर्डिंग में जिस टाइम पे जैसे सेटलमेंट किया लिया गया था डेट को, जैसे जैसे डेट को लिया गया था जो पहले आया था उसे पहले भरा जाएगा, उसका पैसा पहले भरा जाएगा जिस डेट को पहले लिया था इसने। यही कह रहा है 61। लेकिन वही सेम एक्सेप्शन इसमें भी अप्लाई होगा, तो जो भी सेटलमेंट होगा वो सेम एक्सेप्शन लॉ ऑफ लिमिटेशन का बार नहीं होना चाहिए, या फिर दे आर or not barred by law in force for the time being as to the limitation of suit, वो बार नहीं होना चाहिए। if the date are equal standing the payment shall be applied in discharge of each proportionally, means अब ये क्या किया, जो डेटर है ना वो एक ही दिन में सारा पेमेंट वापस दे दिया, ना कि पहला दूसरा ऐसा करके उसने कुछ भी नहीं किया। वो कहा था कि बारी बारी से पैसे तो लिए थे, पहले दिन आके लिया, कम पड़ गया पैसे, दूसरे दिन आके लिया, तीसरे दिन आके लिया, चौथे दिन आके लिया। लेकिन जब वो पैसे देने वाली बात आई तो वो बोला ठीक है भाई, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम आपका सारा पैसा ना एक ही दिन में वापस करके देंगे। जैसे मान लेते हैं वो 10 जून को बोल दिया कि हम 10 जून को ही आपका पैसा सारा वापस कर देंगे, तो वो 10 जून को ही सारे पैसों को ला करके दे देता है। तो प्रोपोर्शनेटली जब वो सारे पैसे इकट्ठे लाके दे दिया है तो प्रोपोर्शनेटली उसे सेटल किया जाएगा, इसमें जितना जिसमें भी अमाउंट लिया गया था उसको उसी अमाउंट से इसमें सेटल डाउन किया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये यहाँ तक का जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 59, 60 एंड 61 जो कि तीनों के तीनों सेक्शन किसके बारे में बात करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें का एक ही लैंडमार्क केस है जो कि हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है,
आ ही जाता है हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में, तो ये आता ही है। तो इसका एक ही ये लैंडमार्क केस है जो कि बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, और इसमें कोई ऐसा केस लॉस तो है नहीं, इसमें प्री के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। प्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं और कन्फ्यूज़न ज़रूर करके जाता है अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ रखा है। और ईज़ी है ये सारे सेक्शंस, 59 से 61, और जितने भी अभी हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखे हैं ना, सारे सेक्शंस ईज़ी ही हैं। इसमें केवल मेमोराइज़ करने वाली बात है कि आपने कितना अभी तक याद कर रखा है। तो हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक क्लियर कर लिया है, जैसे कि इसका परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का कैसे किया जाएगा, मस्ट परफॉर्म्ड है, टाइम एंड प्लेस, अप्रोप्रिएट पेमेंट वाला भी टॉपिक क्लियर हो चुका है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस वाला भी टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोगों का केवल एक टॉपिक बचता है जो कि बात करता है परफॉर्मेंस नीड नॉट टू बी परफॉर्म। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे ही कवर करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट अगर आपको हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइस। सो आपको अगर पर्सनल मैसेज करके भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो कि लिंक है कमेंट सेक्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसे आप देख करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल भी। और दोस्तों, ये जो नोट्स के पीडीएफ हैं, अगर आप उसे लेना चाहते हैं, आप अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, टाइम सेव करना चाहते हैं, तो जो नोट्स के पीडीएफ अगर आप उसे लेना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वो नोट्स के पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं, केवल 21 रुपीज़ में। और कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर है, इस पे आप पर्सनली मैसेज करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक आप पूछ पूछ लीजिएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। Thank you very much दोस्तों for joining me and listening me.